हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फास्टनर्स। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले 19 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप उधर से जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये टॉपिक डिप्लोमा स्टूडेंट्स और बिगिनर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि बोल्ट, नट, स्क्रू, रिवेट को ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। फास्टनर्स दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे दो प्लेट हुआ, कोई असेंबली हुई तो दो पार्ट्स हुए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में फुल थ्रेड दिखाना थोड़ा मुश्किल है, हम लोग ड्रॉ नहीं करते क्योंकि रियल थ्रेड जिग-जैग शेप में होता है और उसको ड्रॉ करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम लोग जिग-जैग ड्रॉ करने के बजाय हम लोग सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करते हैं। इस सिंप्लीफाइड मेथड को ही कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब बात आती है कि फास्टनर्स होते क्या है। फास्टनर्स मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं जो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। ये टेम्पररी जॉइंट भी दे सकते हैं जैसे कि नट और बोल्ट, और ये परमानेंट जॉइंट भी दे सकते हैं जैसे कि रिवेट। इनका काम होता है स्ट्रेंथ और कंपोनेंट के अलाइनमेंट को मेंटेन करना। कुछ कॉमन फास्टनर्स नीचे दिए हुए हैं जैसे कि बोल्ट है, नट है, स्क्रू है, वाशर है, रिवेट है, स्टड है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें नीड कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन की नीड क्यों पड़ी, हम सिंप्लीफाइड मेथड क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि फुल थ्रेड ड्रॉ करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इंजीनियर्स हमेशा कोई भी काम करते हैं तो उनका जो भी पर्पस होता है वो ये होता है कि कम टाइम में अच्छे से अच्छे आउटपुट हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए थ्रेड को जिग-जैग में ड्रॉ करने के बजाय हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अगर वो थ्रेड हम लोग बनाएंगे तो ड्राइंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्राउडेड हो जाती है, भीड़ भाड़ हो जाता है। ड्राइंग को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो थ्रेड की वजह से कुछ चीज़ें छिप जाती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखती, समझ में नहीं आती। इसलिए BIS और ISO स्टैंडर्ड सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं। इससे ड्राइंग क्लियर और रीडेबल हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ थ्रेडेड फास्टनर्स, क्योंकि हम लोग जब भी थ्रेडेड का कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं तो थ्रेडेड फास्टनर्स के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे बोल्ट और नट, स्टड बोल्ट, मशीन स्क्रू, सेट स्क्रू, और भी होते हैं। जैसे एंकर बोल्ट में भी थ्रेड आता है ना। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली इस पे काम चल सकता है अपना। इन सब में थ्रेड रिप्रेजेंटेशन के सेम रूल फॉलो होते हैं। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। अब देखते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड बोल्ट, स्क्रू, स्टड्स के बराबर होता है। रियल थ्रेड में टॉप पॉइंटेड पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाली पार्ट को बोलते हैं रूट, जो कि माइनर डायामीटर होता है, और क्रेस्ट होता है मेजर डायामीटर। अभी ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं अगले स्लाइड में इमेज रखा हूँ, उधर से आपको समझाता हूँ। तब तक ये स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। क्रेस्ट से जो लार्जेस्ट डायामीटर मिलता है वो मेजर डायामीटर होता है, जिसे हम लोग थिक लाइन से दिखाते हैं, और रूट से रूट जो स्मॉलेस्ट डायामीटर मिलता है वो माइनर डायामीटर है, और उसे हम थिन लाइन से दिखाते हैं। एंड व्यू हमेशा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाता है, जैसे कि साइड व्यू में, जिसमें आउटर बाउंड्री मेजर डायामीटर होता है, इनर बाउंड्री माइनर डायामीटर होता है। थ्रेड लेंथ
हम लोग हमेशा सही से दिखाते हैं। अभी कैसे, आगे अब देखते हैं हम लोग। अभी आप इधर एक एक्सटर्नल थ्रेड देख सकते हैं जिसमें एक अपना ओरिजिनल मेथड भी है जिसमें जिग जैग करके थ्रेड बना हुआ है, और दूसरा है कन्वेंशनल मेथड। इसमें एक लाइन गलती से मिट गया है, माइनर डाया वाला। अभी वो क्यों क्या अभी मैंने देखा नहीं, ठीक है, फिर भी आप समझ सकते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रफली थोड़ा सा, वो थिन लाइन होगी। आपको एरो भी दिखाया गया है। क्रेस्ट आप देख सकते हैं इधर कि आउटर मोस्ट पार्ट है इधर, और रूट क्या है, वो पार्ट जो कि मेन मटेरियल से जुड़ा हुआ है, वो रूट है इसमें। उसको माइनर डाया बोलते हैं, और मेजर डाया जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसका, इसके लिए। अभी साइड व्यू में मैंने क्या बोला था कि साइड व्यू में हम लोग 2 सर्कल दिखाते हैं, एक ये है और एक ये है। तो बाहर वाला थ्रेड दिखाता है और अंदर वाला बताता है कि इधर थ्रेड है ना। इसके लिए हमने एक ब्रेक करके रखा है। जब भी जिधर भी थ्रेड आता है उधर एक सर्कल ब्रेक करते हैं। अगर आउटर है तो अंदर वाला सर्कल ब्रेक करेंगे, और अगर इनर है तो बाहर वाला सर्कल ब्रेक करेंगे। उसका भी बात हो, इंटरनल थ्रेड की भी बात होगी। अभी इधर कन्वेंशनल मेथड दिखाया गया है जिसमें मेजर डाया को थिक लाइन से दिखाया गया है इधर, और माइनर डाया को थिन लाइन से, जो शायद उसके वजह से नहीं दिख रहा। अभी क्या प्रॉब्लम है क्या पता। ठीक है, इधर ये थिन लाइन रहेगी जिसकी थिकनेस नॉर्मल लाइन के जो बाकी सभी लाइनें बनाएंगे उसके हिसाब से होगी, लेकिन जो मेजर डाया होगा इसमें उसको हम लोग हमेशा थिक लाइन से ही दिखाएंगे। ठीक है, अब बताती है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल थ्रेड। अब देखते हैं हम लोग इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड नट या टैप्ड होल्स के अंदर होता है, मतलब या तो नट के अंदर थ्रेड होएगा, या फिर किसी पार्ट पे हम लोग को डायरेक्ट बोल्ट लगाने हैं या फिर स्क्रू लगाने हैं, तो उसके लिए हम लोग थ्रेडेड होल भी बनाते हैं उधर मेटल्स में, तो उधर टैप्ड होल्स होते हैं। इंटरनल थ्रेड नट या टैप्ड होल के अंदर होता है। यहाँ भी डायमीटर का रूल सेम है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मेजर डायमीटर, रूट से रूट माइनर डायमीटर। मेजर हमेशा लार्जेस्ट होता है, माइनर हमेशा स्मॉलेस्ट होता है। अभी इधर माइनर डायमीटर को थिक लाइन से दिखाते हैं हम लोग, जबकि अपने एक्सटर्नल थ्रेड में मेजर डायमीटर को हम लोग थिक लाइन से दिखाते थे। ठीक है, और इसमें थिन लाइन को मेजर डायमीटर्स दिखाते हैं, जिसमें थ्रेड आउटसाइड लिमिट, थ्रेड इनसाइड लिमिट। अभी इसका क्या मतलब है हम लोग आगे इमेज में देख रहे हैं हम लोग। सेक्शनल व्यू में इनर थिक लाइन रिप्रेजेंट्स कोर डायमीटर, जो कि अंदर का होता है, थिक लाइन होता है वो कोर डायमीटर, मतलब कि उसके अंदर वही होल है, उसके अंदर पूरा खाली है। इसके लिए जो इनर थिक लाइन होता है वो कोर डायमीटर को दिखाता है। एंड व्यू में भी इसमें 2 कोसेंट्रिक सर्कल दिखेंगी और एक सर्कल ब्रेक हुआ रहेगा, क्योंकि एक इंटरनल थ्रेड है। मैंने भी बताया कि इंटरनल थ्रेड में आउटर मोस्ट सर्कल, मतलब आउटर मोस्ट नहीं, आउटर सर्कल ब्रेक होता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं कि इसमें भी जो अपर पार्ट है, सेंटर से हम लोग अक्सर दिखते हैं, सेंटर से जो मोस्ट आउटसाइड पार्ट है वो है क्रेस्ट, और जो इन नज़दीक है वो है रूट। ठीक है, अभी आप ये सर्कल में साइड में भी देख सकते हैं, साइड व्यू में भी ये है क्रेस्ट और ये है रूट। अभी उसमें क्या था, रूट सर्कल को हमने ब्रेक किया था, इसमें हम लोग क्रेस्ट वाले को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने उसमें मेजर डाया को थिक लाइन से दिखाया था, जबकि इंटरनल होल में हम लोग माइनर डाया को थिक लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन अंतर होता है एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड में। अभी हम लोग असेंबली देखेंगे कि बोल्ट और नट की असेंबली क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं बोल्ट और नट असेंबली का रिप्रेजेंटेशन। इसमें बोल्ट हेड को हम लोग सेक्शन नहीं करते, नट भी सेक्शन नहीं करते, वाशर को भी सेक्शन नहीं किया जाता, मतलब सेक्शन नहीं दिखाते। अगर
बहुत बड़ी असेंबली है तो छोटे मोटे असेंबली में अक्सर डाल दिया जाता है। थ्रेड असेंबली में हमेशा कन्वेंशनल लाइन के थ्रू दिखाया जाता है। प्रॉपर अलाइनमेंट मस्ट बी मेंटेन। इसमें ऐसा नहीं कि अभी हमने सेक्शन डाल दिया, ड्रॉ करते वक्त कुछ पार्ट इधर कर दिया, कुछ पार्ट इधर कर दिया। हम हमेशा मेंटेन अलाइनमेंट को मेंटेन करेंगे। अभी आप इधर देख सकते हैं कि ये एक बोल्ट है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इधर जो ये बाहर निकला हुआ है उसको मैंने दिखाया है, तो उसमें इनसाइड सर्कल ब्रेक है, जबकि ये नट में इंटरनल थ्रेड के लिए आउटसाइड सर्कल ब्रेक है। जैसा कि हमने नट और बोल्ट के लिए सेपरेट देखा था तभी था। इधर नट और बोल्ट की असेंबली की गई है, जिसमें अगर इसमें दिख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन बोल्ट का बाहर के लाइन थिक है, जबकि नट का ये लाइन जो अंदर है वो थिक है। ठीक है, तो इधर मैंने एक असेंबली करके दिखाया है जिसमें सेक्शन डाला है ए और ये सेक्शन की वजह से पार्ट्स हैच्ड हुए हैं, जबकि बाकी कोई भी चीज़ हैच नहीं हुई है। ठीक है, अब हम लोग रिवेट्स देखते हैं, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवेट्स। अब मैंने इसके कोई इमेजेस नहीं डाले हैं। तो रिवेट के टाइप होते हैं स्नैप हेड रिवेट, पेन हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट। सेक्शनल व्यू में रिवेट बॉडी या सेंक सेक्शन हो सकता है, लेकिन हेड जनरली सेक्शन नहीं होता है। अभी कैसे, जैसे ये एक रिवेट है, ये सबसे सिंपल रिवेट है जिसे हम लोग स्नैप हेड रिवेट बोलते हैं। दोनों हेड इसमें सेम होते हैं। हम लोग एक साइड डाई लगाते हैं, एक साइड हथौड़ा लगाते हैं और पीट के ऐसा रिवेट लगाते हैं। ठीक है, मतलब एक हेड सेम होता है, दूसरे हेड को पीट के ऐसा बनाते हैं राउंड, ताकि वो पार्ट मूव ना हो। अभी हमने क्या बोला कि रिवेट बॉडी मतलब सेक्शन कर सकते हैं। अगर इधर से हम लोग सेक्शन व्यू ले रहे हैं सपोज दैट, तो सेक्शन व्यू में ये हेड अपने को सेम दिखेगा, जबकि ये बॉडी में हैच दिख सकती है। अगर नहीं दिखा, बड़े पार्ट में अक्सर नहीं दिखाया जाता है, मतलब बड़ी असेंबली है जिधर रिवेट्स बहुत सारे लगे हुए हैं और वो सारे कठोर हैं, तो इसके लिए हम लोग उधर फास्टनेस को सेक्शन नहीं करते या फिर रिमूव कर देते हैं सेक्शन व्यू से। लेकिन यदि पार्ट्स में पार्ट्स कम है, मतलब कि छोटे पार्ट्स है, उधर रिवेट्स एक दो आ रहे या फिर फास्टनर्स एक दो आ रहे, तो सेक्शन डाल दिया जाता है या फिर रिमूव नहीं किया जाता। ठीक है, हेड इज जनरली नॉट सेक्शन। अभी मैंने यही बताया कि रिवेट बॉडी में सैंक मतलब कि उसकी बॉडी सेक्शन हो सकती है, लेकिन हेड को सेक्शन नहीं किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स रिवाइज करते हैं। असेंबली सेक्शन में बोल्ट, नट और वाशर को हैच नहीं किया जाता। थ्रेड लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। करेक्ट प्रोपोर्शंस फॉलो करना चाहिए। थिक लाइन और थिन लाइन सही यूज़ करना चाहिए, मतलब कि अभी कौन सी लाइन थिक होनी चाहिए, कौन सी लाइन थिन होनी चाहिए। जैसे बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड में आउटर लाइन थिक होगी, जबकि इंटरनल थ्रेड में जो इनर वाली लाइन होगी वो थिक होगी। मतलब कि अगर मैं एक सिंपल शब्दों में कहूँ, सिर्फ अगर आप एक नट या सिर्फ एक बोल्ट को देख रहे हैं, अगर असेंबली में आप नहीं जा रहे, तो जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा थ्रेड का, जो मतलब वो मटेरियल से सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा, वो हमेशा थिक लाइन से दिखाई जाएगी, और जो इनर वाला हिस्सा होगा वो हमेशा थिन लाइन से दिखाई जाएगी। नीटनेस और क्लैरिटी हमेशा ड्राइंग में मेंटेन रखना चाहिए और स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो करना चाहिए एज पर BIS एंड ISO। अभी पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा, आज हमने क्या सीखा। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का पर्पज़ क्या है, ये सीखा हमने कि ये हमारी टाइम बचाती है और ड्राइंग को क्लीन रखती है। मेकिंग ड्राइंग्स क्लियर एंड रीडेबल इससे होता है।
और हमें हमेशा इंटरनेशनल ड्राइंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, ताकि अगर हम किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को अपना ड्राइंग दे रहे हैं या फिर अपने ड्राइंग हम लोग इधर बना रहे हैं और कोई पार्ट्स या कोई असेंबली हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसको कभी ड्राइंग की नीडेड पड़ी, जनरली ड्राइंग सभी दिया नहीं जाता लेकिन लेआउट की ज़रूरत पड़ी, तो वो टाइम हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए ताकि उधर भी समझे। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अभी अगले लेक्चर में हम लोग असेंबली ड्राइंग्स की बात करेंगे। अब अपना ड्राइंग लास्ट स्टेज में आ चुका है, इसके बाद मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर है, उसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ उसके बारे में, मतलब कम्युनिटी पोस्ट डालूँगा, आप उधर भी देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और क्या सीरीज़ रहेगी। और वैसे भी मैं एक लेक्चर डालूँगा कि हम लोग किधर से शुरू करेंगे और किधर तक जाएंगे पूरा अच्छे से। तो उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, असेंबली ड्राइंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ असेंबली ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं, और असेंबली के सेक्शनल कंसेप्ट क्या होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि असेंबली में अगर हम लोग सेक्शन व्यू यूज करते हैं बड़ी असेंबली में, तो फास्टनर्स और रिवेट्स को हैचिंग नहीं देते जनरली, ठीक है, मतलब जो भी फास्टनर्स है उनको हम लोग हैचिंग नहीं करते। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त को जो पढ़ रहा है, जो डिज़ाइन इंजीनियर है, उसके पास शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।